हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365। यहाँ पर हम लोग जो है NCERT 360 डिग्री जो बुक है इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो आज ये हम लोग जो पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग जो है साइंस का आपका ये बुक है और इसका जो हम लोग क्लास आपका 6 और क्लास 7 यानी क्लास 6 और क्लास 7 ये दोनों को हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग आज जो आपका क्लास 8 है, ठीक है, इसको देखेंगे। और इस क्लास 8 में आपका 13 चैप्टर है। कितना है इसमें? आपका 13 चैप्टर है, ठीक है। अब देख सकते हैं आपका इसमें 13 चैप्टर है आपका टोटल। तो हम लोग जो ट्राई करेंगे कि आपका जो ये पहला जो वीडियो होगा क्लास 8 का, इसमें हम लोग आज जो आपका चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है आपका जंतुओं में प्रजनन, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज कवर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आपका 1 to 6 जो आपका चैप्टर है इसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर हम चाहेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा जो चैप्टर है अगर वो कंप्लीट हो तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा और जो एक बोरिंग टाइप का वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपका जो इसको हम लोग 2 पार्ट में कर दें, ठीक है। पहला पार्ट में आपका 1 to 6 आपका हो जाएगा चैप्टर और दूसरा पार्ट में आपका 7 to 13, ठीक है। इससे आपका जो वीडियो है वो शॉर्ट भी बनेगा और थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो आप लोग अगर ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ऐसा ऐसा जो हम लगाए हुए हैं कि आपका किसी भी जो क्लास है उसको 2 भाग में बांट देंगे, ठीक है, जिससे वीडियो जो है अच्छा बने और आपको पढ़ने में भी मन लगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज हम लोग जो है क्लास 8 का जो आपका पहला चैप्टर है इसको यहाँ से शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग क्लास 6 सॉरी चैप्टर नंबर 6 तक जिसका नाम है आपका जंतुओं में जनन, यहाँ तक हम लोग आज इसमें आपका कर लेंगे कवर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना पहला चैप्टर। देखिए आपका यहाँ पर है साइंस, ठीक है, क्लास आपका 8 है, ठीक है, आपका क्लास 8 है। तो शुरू करते हैं आज का अपना जो पहला चैप्टर है जिसका आपका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें आपका पहला कथन है हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ठीक है। फिर दूसरा कथन है एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है, ठीक है। और आपका अगला कथन है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश है, ये एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि पहला जो कथन है वो आपका सही है। दूसरा है जो भारत देश है इसकी जो आपकी जनसंख्या हो बहुत विशाल है, तो ये जो जनसंख्या है इसको भोजन देने के लिए, ठीक है, इसका जो नियमित क्या उत्पादन और इसका जो प्रबंधन है वो सही ढंग से आपका होना चाहिए और जो इसका वितरण है उसका भी सही ढंग से होना चाहिए, यानी कि आपका ये भी कथन सही है। आपका अगला कथन है जब कहीं पर भी, ठीक है, एक ही किस्म का पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे कि धान देखते हैं कि धान जो है एक ही धान का जो पौधा है वो आपका देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा जो एरिया है उसमें उगाते हैं तो उसको हम लोग फसल कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका इसमें से तीनों कथन क्या है आपका सही है, ठीक है, यानी कि आपका ABC तीनों सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए। क्या बोला गया है? सही कथन पर विचार कीजिए। सही कथन क्या हो सकता है? पहला कथन है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है, ठीक है। आपका अगला कथन है कि धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और कपास खरीफ फसलों के आपका क्या एक आपको उदाहरण है। अगला कथन है, बोला गया है भारत में सामान्य रूप से 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा की ऋतु होती है जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं प्रभावी होती है। और नेक्स्ट आपका है इसकी फसल सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, ठीक है। तो बोला गया इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि जो वर्षा ऋतु में जो भी फसल आपकी बोई जाती है उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। ये जो खरीफ फसल है ना ये आपका वर्षा ऋतु में क्या चीज़ बोई जाती है। और खरीफ फसल का आपका एग्जाम्पल जो है उसमें आपका हो जाएगा धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और कपास, ये सभी क्या है
सभी आपका खरीफ फसल है, ठीक है, पहला सही है, ये भी आपका सही है। देखिए इसमें जो कपास है ना, इसका आप एग्जाम्पल रखिए याद, कपास हमेशा एग्जाम पूछता है। जो कपास है वो किस फसल का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी कपास किसका है, कपास आपका खरीफ फसल का है। और धान, गेहूँ और आपका मूंगफली और सोयाबीन सब किसका है, सब आपका खरीफ फसल का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर अगला है कि जो आपका भारत में है, जो 15 जून से लेकर 15 जो आपका सितंबर है, यहाँ तक वर्षा ऋतु होती है, अभी आपका सही है। और जो अगला है इसमें बोला गया है, इसकी जो फसल है उसको सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है, यानी कि आपका ये भी सही है। पूछा है कौन सही है, तो आपका 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खरीफ फसल नहीं है। पूछा गया इनमें से कौन जो है आपका खरीफ फसल नहीं है, तो इसमें जो आपका है मटर जो है ना, मटर आपका खरीफ नहीं है, बल्कि क्या है, ये आपका एक रबी फसल है। क्या है, ये आपका रबी फसल है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम बोलेंगे आपका रबी फसल, ठीक है। जैसे कि आपका मटर हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका रबी फसल है। और खरीफ फसल में क्या हो जाएगा, आपका बाजरा है, अरहर का दाल हो गया, फिर मूंग का दाल, सब क्या है, ये सब आपका खरीफ फसल है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया गया आपका, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। शीत ऋतु कब से कब तक, अक्टूबर से मार्च तक, ये बोला गया है। अगला है आपका गेहूं, चना, मटर, सरसों सरसों तथा अलसी जो है आपका रबी फसल एक उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका रबी फसल की कटाई अप्रैल से मई तक की जाती है। पूछा है कौन सा सही है। देखिए इसमें आपका जो है 1 2 और 3, यानी कि आपका जो तीनों के तीनों क्या आपका सही है, ठीक है। क्योंकि जो आपका रबी फसल है इसका जो है उगाई है आपका अक्टूबर से मार्च में होता है, ठीक है। और इसमें आपका चना हो गया, गेहूँ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्या है, सभी आपका रबी फसल का आपका एग्जाम्पल है। और जो इसकी जो कटाई है आपका अप्रैल से मई में, यानी कि आपका गर्मी के दिन में होता है, ठीक है। तो इसमें आपका 1 2 3 सही हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रबी फसल का बोला गया है, निम्नलिखित में से रबी फसल का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन जो है आपका रबी फसल का क्या एग्जाम्पल नहीं है, वो पूछा गया है। तो इसमें जो आपका है जूट जो है, जूट आपका जो है ये क्या है, ये आपका खरीफ फसल है। क्या ये आपका खरीफ फसल है, ठीक है। यानी कि जो डी है आपका जूट है, ये आपका रबी नहीं है, बल्कि ये आपका खरीफ फसल है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, बोला गया है खेती की प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित विकल्प को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बोला गया है खेती की प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो पहला कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भूमि है उसको तैयार करते हैं, ठीक है। भूमि जब तैयार हो गया, जब खेत जो है आपका तैयार हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो है बीज को डालते हैं। क्या करते हैं, उसमें हम लोग बीज को डालते हैं, यानी कि पहले हम लोग भूमि को तैयार किए, फिर उसमें हम लोग बीज को डाल दिए। जब बीज को डालते हैं, फिर उस बीज को उगने के लिए खाद डालते हैं, फिर खाद डालेंगे। जब खाद उसमें डाल देंगे, फिर उसका करेंगे हम लोग सिंचाई। क्या करेंगे उसका, फिर हम लोग उसका सिंचाई करेंगे। लास्ट में आपका होता है कटाई, यानी कि लास्ट में आपका होगा 4, यानी कि 1 3 2 5 4, यानी कि आपका पहला क्या है, राइट है, ठीक है। अगला है आपका, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोला गया है किस जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा जो जीव है जिसको हम लोग क्या चाहिए, किसान का मित्र कहते हैं, तो आपका हो जाए क्या, वो आपका केंचुआ है। कौन सा, केंचुआ है, ठीक है। बोला गया है मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए क्यों आपका आवश्यक है। बोला गया है मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए क्यों आवश्यक है। तब इसमें है पहला कथन दिया गया है, ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इससे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर ऊपर आ जाते हैं। पूछा है कि आ जाते हैं और इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। जो पौधे हैं इन पोषक जो पदार्थ है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बोला गया है इनमें से कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो इनमें से 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। यानी कि जो आपका पौधे होते हैं ना, उसकी जो नीचे की जो परतें होती है उसमें आपका कुछ सेंटीमीटर तक की जो होती है ना, जो आपके पौधे हैं उनको वृद्धि करने में सहायक होती है। और इसको जो रोटने पलटने से क्या होता है कि जो आपका नीचे का जो पोषक पदार्थ है वो कहाँ पर आपका ऊपर आते हैं। यानी कि आपका 1 और 2 दोनों क्या है, राइट है। नेक्स्ट है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
जो मिट्टी है उसको जब उलटते पुलटते हैं और पूला करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग बोलते हैं आप क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका जुताई। क्या होगा आपका? ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर, जिसका नाम है आपका जुताई। ठीक है। जिसका इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल अंकुरण अवस्था से पहले मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? बोला गया है किसका इस्तेमाल अंकुरण अवस्था से पहले मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? आपका कुदाली है, यहाँ पर आपका कल्टीवेटर है, और आपका ऑप्शन दिया गया है आपका हल है, और इनमें से सभी। देखिए आप लोग देखते हैं गांव में कि जो आपका मिट्टी है उसको उलटने पुलटने के लिए हम लोग जो है कुदाल का भी उपयोग करते हैं। जब आपका कल्टीवेटर है इसका भी उपयोग करते हैं। जब ट्रैक्टर से होता है, यानी कि दोनों हो गया। फिर आपके यहाँ पर हल है, जो है इसका भी उपयोग करते हैं। यानी कि आपका इनमें से सभी का उपयोग हम लोग करते हैं किस लिए? मिट्टी को जोतने के लिए, फिर उसको उलटने पुलटने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित किसका उपयोग किया जाता है? देखिए जो ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर उसके जो पीछे जो लगा रहता है ना, जिससे उसका क्या बोलते हैं, खेत का जो है आपका जुताई होता है, फिर बुआई होता है, उसी को आपका बोलते हैं कल्टीवेटर। उसका नाम क्या है आपका? उसको हम लोग बोलते हैं आपका कल्टीवेटर कहते हैं। कल्टीवेटर देखिए कैसा होता है कल्टीवेटर। देखिए ये जो है ना आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं कल्टीवेटर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला कथन क्या है? खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। खाद जो है आपका एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे या जंतु से प्राप्त होते हैं। ये कथन, पहला कथन है। दूसरा है, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी की जो आपका उर्वरता है वो बनी रहती है। पूछा है फिर इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है? असत्य है। ठीक है। देखिए जब खाद है ना, खाद आपका एक जैविक पदार्थ है। जो खाद होता है, खाद जो है जो किससे, ये आपका जंतु और जो पौधे होते हैं उनके सड़ने और गलने से बनता है, उनको खाद कहते हैं। ठीक है। यानी जो पहला कथन है ये तो आपका सही है, लेकिन पूछा गया इसमें असत्य कौन सा है? देखिए फसलों को लगातार उगाने से जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरता है बनी रहती है। देखिए नहीं, कि अगर फसल को हम लोग लगातार अगर उगाएंगे लगातार, जो मिट्टी है उसकी जो आपको उर्वरता है, उसकी जो उगाने की क्षमता है वो घट जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हम लोग जो है फसल उगाते हैं, फिर बीच में थोड़ा गैप छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि जो मिट्टी का जो आपका उर्वरता है वो फिर से बन जाए। इसने पूछा है असत्य कौन सा है, तो असत्य आपका दूसरा होगा, क्योंकि जो है लगातार जो उगाने से मिट्टी की जो आपका उर्वरता है वो आपकी घट जाती है। ठीक है। और जो खाद है, खाद आपका एक जैविक पदार्थ है जो आपका प्लांट और जो जंतु हैं उनको सड़ने गलने से बनता है। ठीक है। तो ये खाद अलग है। ठीक है। और एक आपका होता है, इसको हम बोलते हैं आपको उर्वरक होता है। ठीक है, आपका उर्वरक होता है। और जो आपका डीएपी होता है ना, डीएपी ये सब, उसको हम लोग खाद नहीं बोलते, बोले क्या है वो आपका उर्वरक है। ठीक है। और जो खाद है, ये खाद आपका जंतु और पौधे के अपशिष्टों से बनता है। ठीक है। बोला गया है जब आपका उर्वरक है, ठीक है, जिसे बोले ना आपका क्या है यहाँ पर, आपका जो आपका उर्वरक है जो होता है ना, डीएपी ये सब और यूरिया, ये सब क्या है, ये सब हम लोग बोलते हैं आपका, वो सब खाद नहीं है, बल्कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस आपका उर्वरक है। ठीक है। तो बोला गया है जो आपका होता है उर्वरक, इसका अधिक उपयोग करेंगे तो मिट्टी में क्या हो सकता है? देखिए अगर आप जहाँ भी आपका जो आपका उर्वरक है उसका अधिक उपयोग कीजिएगा ना, तो जो मिट्टी है उसका जो कार्बनिक जो पदार्थ है उसको पुनः प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है। और दूसरा है, बोला गया है कि सूक्ष्म जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। और तीसरा है, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। पूछा है इनमें से कौन सही है? तो इनमें से आपका सब क्या है? सही है। ठीक है। यानी कि जो आपका हम लोग खेत में जो अधिक आपका डीएपी और यूरिया जो आपका उर्वरक है उसको अधिक आपका उपयोग कर देंगे तो आपका जो क्या होगा, जो मिट्टी है ना उसका जब जो है उसका जो होगा क्या हो जाएगा, जो मिट्टी है वो अधिका क्या बंजर हो जाती है। ठीक है। यानी कि आपका इनमें से सभी क्या सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का तरीका है। देखिए मिट्टी में जो पोषक है उसकी प्रतिपूर्ति का क्या तरीका है? क्या है? फसल चक्रण और खाद का उपयोग। ठीक है। क्या होगा? फसल चक्रण और खाद का उपयोग, यानी कि आपका दोनों क्या है? सही है। ठीक है। तो ये खाद का उपयोग हम लोग मिट्टी में कर सकते हैं। खाद हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि ये जंतु और पौधे से बना हुआ है। यानी कि आपका ए और बी दोनों क्या है? सही है। अगला है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। निम्नलिखित में से इसका मुख्य कारणों में से नहीं है। देखिए बोला गया है जैविक जो देखिए जो खाद होता है ना, खाद खाद को हम लोग जो आपका आपको उर्वरक है इसके अपेक्षा
क्या चीज़ अच्छी मानते हैं, क्यों मानते हैं, ये पूछा गया है। देखिए, क्योंकि इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में कमी हो जाती है। देखिए, अगर हम जो आपका उर्वरक है इसका उपयोग अगर हम ज़्यादा करेंगे तो जो हमारे मित्र जीवाणु हैं, ठीक है, जो आपके किसानों को बोलते हैं ना मित्र, क्या है, केंचुआ है, वैसे ही बहुत सारे जीवाणु हैं जो क्या किसानों के मित्र हैं, उनका जो संख्या है वो कम हो जाएगा अगर हम बार बार क्या जो जो का क्या करेंगे, अधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग करेंगे। तो ठीक है, यानी कि आपका सी नंबर क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। इसीलिए हमें जो है आपका उर्वरक का उपयोग जो है कम करना चाहिए। अगला है पौधों में जल का बोला है, पौधों में जल का उपयोग पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है, बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पूछा है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इसमें जो है आपका 1 2 3 यानी कि आपका तीनों कथन क्या आपका सही है। ठीक है, जो पौधा है उसमें जल का जो उपयोग है उस पर बात करने के लिए बोला गया है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बीजों का जो आपका अंकुरण है वो आपका शुष्क स्थिति में नहीं होता है, उसके लिए क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग जो आपका 90% क्या है, जल होती है। ठीक है, और जड़ों के द्वारा जल का जो क्या होता है आपका अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी क्या आपका अवशोषण होता है। यानी कि आपका 1 2 3 तीनों क्या आपका सही है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है, शुष्क क्षेत्रों में असमतल भूमि सतह के साथ है। बोला गया है शुष्क क्षेत्रों में असमतल भूमि सतह के साथ सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका छिड़काव है। क्या है, छिड़काव है। जहाँ पर भी आपका क्या भूमि जो है असमतल नहीं है, बोले क्या आपका असमतल है यानी ऊबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पर जो सबसे अच्छी जो आपका जो उसकी सिंचाई की जो आपका साधन है वो आपका क्या है, आपका छिड़काव है। क्या है, छिड़काव है, यानी कि डी नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। बोला गया ना, इस विधि का उपयोग हम असमतल भूमि के लिए करते हैं जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, किसका, छिड़काव विधि का। ठीक है, सिंचाई की निम्नलिखित में से किस विधि में पानी बूंद बूंद करके, ठीक है, जड़ों के पास गिरता है। तो कौन सा आपका इसमें आपको हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। जो ड्रिप प्रणाली है इसमें जो पानी है बूंद बूंद करके जो जड़ है उसके पास गिरती है। ठीक है, बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है आपका कि छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप तंत्र में फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो आपका दोनों क्या है आपका सत्य है। ठीक है, जो ड्रिप प्रणाली है ना वो आपका फलदार पौधे और बगीचों और वृक्षों को पानी देने का क्या है, एक सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, खेती में कई अन्य वांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन 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 अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। देखिए, आप जब खेती करते हैं देखते हैं कि बहुत सारे जो आपका ऐसा पौधे उगते हैं जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका अवांछित पौधे। जैसे घास है, घास उग जाता है, जैसे घास है, झाड़ी है, ये सब क्या होता है आपका उग जाता है किसके साथ है, फसल के साथ। तो इसको जो हटाने का जो समय है वो आपका पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है। ठीक है, यानी कि पहला क्या है, सही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये भी सही है, यानी कि आपका इनमें से दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, खेत से खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं। जो खेत है उससे जब घास या झाड़ी जो हटाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका निराई। क्या होगा आपका, वो आपका हो जाएगा निराई। ठीक है, सी नंबर से हो जाएगा आपका निराई। ठीक है, पतवार हटाने को क्या कहते हैं आपका, निराई कहते हैं। ठीक है, 24D एक क्या देखिए, 24D क्या है, 24D क्या है, ये एक आपका खरपतवार नाशी क्या है, बीसी साइड है। ठीक है, यानी कि आपका ये पहला सही हो जाएगा।
फिर आपका है अनाज फसल को पकाने में लगभग कितने महीने का समय लगता है? तो कितना हो जाएगा? 3 से 4 महीने। कितना हो जाएगा? 3 से 4 महीने का समय लगता है, ठीक है। जो फसल है उसको पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, ठीक है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विनोइंग विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? क्या बोला गया है? कौन सा मिश्रण जो है आपका विनोइंग विधि द्वारा अलग करते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा क्या? इसमें आपका हो जाएगा गीली मिट्टी और कंकड़ का जो मिश्रण है, इसको अलग करने के लिए हम लोग किसका विधि का उपयोग करते हैं? आपका विनोइंग विधि का। कौन सा? विनोइंग विधि, ठीक है। गिल्ली विनोइंग विधि में आपका हो जाएगा, सॉरी, ये आपका हो जाएगा अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण। क्या होता है? अन्न कण और जो भूसे का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग अलग करने के लिए बोलते हैं आपका विनोइंग विधि, ठीक है। जो आपका अन्न हो, जो भूसे में होता है ना आपका अन्न कण, ठीक है, उसको अलग करने की जो विधि है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? विनोइंग विधि, ठीक है। यानी कि पहला क्या आपका सही हो जाएगा? देखिए, यानी कि उसी को हम लोग बोलते हैं फटकने वाली मशीन, ठीक है। जैसे हम लोग क्या भूसा से जब चावल जो अलग करते हैं भूसी से, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आपका विनोइंग विधि, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि भंडारण से पहले दोनों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। बीज को बड़े पैमाने पर भंडारण भंडारण साइलों में किया जाता है। पूछा है कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, तो इसमें जो आपका असत्य है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी कि आपका इनमें से कोई भी क्या आपका सत्य नहीं है, ठीक है। सब क्या है? सब आपका सत्य है। देखिए, फिर आपका अगला यहाँ से चैप्टर नंबर दूसरा शुरू है, जिसका आपका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। क्या नाम है आपका? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव का कौन सा, इसमें क्या आपका एक उदाहरण है किसका? सूक्ष्म जीव का। तो देखिए आपका कवक, ठीक है, प्रोटोजोआ भी है, कवक भी है, जीवाणु भी है, शैवाल भी है, यानी कि चारों के चारों क्या आपका ये सभी आपका सूक्ष्म जीव है। 1 2 3 4 क्या आपका सूक्ष्म जीव है। फिर आपका क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य की पहचान करें। कथन है जिसमें असत्य है उसको चुनना है। पहला कथन है विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। क्या बोला गया है? विषाणु जिसको हम वायरस कहते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो भी आपका सूक्ष्म जीव होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये पूछ एक आपका पहला कथन है। दूसरा है वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। अगला है अतिसार एवं मलेरिया वायरस होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। पूछा है कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो मलेरिया है क्या वायरस नहीं है बल्कि इससे होता है, ये आपका प्रोटोजोआस होता है, ठीक है। यानी कि आपका जो आपका सी है, ये दोनों क्या आपका गलत है, यानी कि सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। देखिए, अतिसार एवं जो आपका मलेरिया है ये किससे होता है? ये आपका प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। अगला है सूक्ष्म जीव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीव जीव जो होते हैं आपका एक कोशिक हो सकते हैं अथवा बहुकोशिक भी हो सकते हैं। अमीबा जैसे जैसे आपका जो होते हैं सूक्ष्म जीव केवल अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु जो है आपका समूह में रहते हैं। बोला गया है जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये आपका एक कोशिकीय हो सकते हैं अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। दूसरा है जो अमीबा जैसे जो आपका सूक्ष्म जीव है, ठीक है, ये क्या जी अकेले रह सकते हैं अथवा कवक एवं जीवाणु के समूह में रह सकते हैं। पूछा है कथन कौन सही है? तो इसमें आपका दोनों कथन क्या आपका सही है, 1 और 2 क्या सही है, ठीक है। ये बोला गया ना सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ जो हैं, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक होते हैं। जो आपका सूक्ष्म जीव है वो आपका एक कोशिकीय भी होते हैं और आपका बहुकोशिकीय भी होते हैं, ठीक है।
और जो आपका अमीबा जैसे आपका जो जीव हैं वो आपका अकेले रहते हैं, जबकि कवक और जीवाणु कैसे रहते हैं, आपका समूह में रहते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग, ठीक है, आपका औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा को उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इसका होता है आपका जीवाणु का होता है। जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, इसका उपयोग होता है कहाँ पर, आपका नाइट्रोजन को क्या करना, आपका स्थिरीकरण करने में। यानी कि आपका जो जीवाणु है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका नाइट्रोजन को क्या करती है, आपका स्थिरीकरण करता है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आता है। ठीक है, आपका जीवाणु हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला है दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जो है आपका जिम्मेदार है, तो कौन है आपका, तो ये आपका हो जाएगा जो बी है आपका लैक्टोबैसिलस सीडोफिलस। क्या हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस सीडोफिलस। ठीक है, आपका बी नंबर से हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में क्या होता है, किसका होता है आपका, ये आपका हो जाएगा अल्कोहल का। जो ईस्ट है इसका उपयोग जो है आपका एल्कोहल जो होता है, इसके जो जो होता है आपका उत्पादन उसमें होता है। किसका उपयोग, ईस्ट का। ठीक है, ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ईस्ट द्वारा। अगला है आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो क्या है आपका, इसमें आपको होता है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। जब का आटा फूलता है, जब रोटी बनाते हैं तो आटा जब फूलता है, जो रोटी फूलता है उसके पीछे क्या है आपका, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होता है उसमें आपका, जो जो आपका CO2 गैस है उसका उसमें होता है, आपका उत्पादन होता है किसमें, आपका आटा जब फूलता है तो, यानी कि आपका CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, चीनी जो है जब अल्कोहल बनता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आपका बोलते हैं आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका किण्वन। ठीक है, जो किण्वन है यही आपका प्रोसेस है जो आपका क्या है, चीनी को किस में, अल्कोहल में परिवर्तन करती है। कौन क्रिया, आपका किण्वन। ठीक है, बी नंबर से हो जाएगा किण्वन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है। बोला गया है जो आपका एंटीबायोटिक है ये आपका बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है, तो पहला आपका बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, जीवाणुओं के केंद्रक पर क्रिया करके कोशिका भित्ति बनने वाले जीवाणु प्रक्रियाओं को आपका अवरुद्ध करता है। और आपका अगला जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है आपका क्या चीज़ एंटी बैक्टीरिया जो है उसके खिलाफ में काम करती है। ठीक है, एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के खिलाफ में कैसे काम करता है, तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। पहला क्या आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। बोला गया है जो आपका प्रतिजैविक है मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं, तो किससे होते हैं, ये आपका होते हैं कवकों से और जीवाणुओं से। यानी कि आपका कवक और जीवाणु से क्या होता है, आपका जो प्रतिजैविक है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, कवक और जीवाणु से। क्वेश्चन है जब कोई रोग वाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर से लड़ने सूक्ष्म जीव के लिए क्या उत्पन्न करता है, पूछा गया है। तो ये आपको हो जाएगा एंटीबॉडी। देखिए, जब कोई रोग वाहक किसी के सूक्ष्म जीव हमारे जो बॉडी में प्रवेश करता है तो उससे जो आपका सूक्ष्म जीव है उससे लड़ने के लिए जो हमारा बॉडी है वो आपका एंटीबॉडी का क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि पहला इसका हो जाएगा इसमें आपका एंटीबॉडी हो जाएगा। ठीक है, टीका से रोके जाने वाले निम्न में से कौन सी जो बीमारी है नहीं है। ठीक है, बोला गया है जो टीका होता है इस टीका से कौन सी जब का बीमारी है उसको नहीं रोक सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका गंजापन। क्या हो जाएगा गंजापन। ठीक है, देखिए जो हैजा है इसका भी टीका होता है, जो पोलियो हो इसका भी टीका होता है, जो आपका हेपेटाइटिस इसका भी टीका होता है, लेकिन जो गंजापन है जो बाल झाड़ता है इसका कोई भी टीका नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा। बोला गया है सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्न रूप में जाने जाते हैं। बोला गया है सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग को किस नाम से जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, इसका आपका हो जाएगा रोग जनक। क्या हो जाएगा आपका रोग जनक हो जाएगा सी नंबर, रोग जनक। ठीक है, रोग जनक। ठीक है, अगला है संचरणीय रोग में आने वाले कारक है। बोला गया है संचरणीय रोग से में आने वाले कारक कौन सा है, तो कौन कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा भोजन। भोजन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ये इसमें आपका जो है वो आपका वायु भोजन से आता है और आपका कायिक संपर्क, इनमें से लग रहा है कि आपका सब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि
भोजन से भी आता है आपका, कायिक संपर्क से भी आता है, सामने से मिलेंगे किसी का जूठा पानी पी लेंगे तभी होता है, और वायु से भी होता है। यानी कि आपका जब आपका कंटेक्ट होता है ना, कंटेक्ट डिजीज वो पूछा गया है, तो इसमें आपको हो जाएगा चारों के चारों, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा, चारों के चारों से ही हो जाएगा। ठीक है। डेंगू का वाहक मच्छर है, डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर है? कौन सा आपका है? एडिस मच्छर। जो डेंगू होता है ये आपका एडिस जो मच्छर है इसके काटने से होता है। कौन सा मच्छर आपका? एडिस मच्छर। ठीक है। डेंगू जो है आपका, वो आपका जो एडिस मच्छर है इसके काटने से होता है डेंगू। देखिए ऐसा होता मच्छर है, इसका नाम आपका एडिस मच्छर है, एडिस मच्छर है ये। बोला गया है 1796 में चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जब का चेचक है इसका जो टीका है उसका खोज कौन किया था? ये आपको करने वाला था कौन? एडवर्ड जेनर। ठीक है। इसका कब किए थे? किया था आपका 1796 में। ठीक है। आपका सी जो सही है आपका एडवर्ड जेनर। ठीक है। देखिए यही आपके एडवर्ड जेनर है, इन्होंने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर मानव का रोग है और उसको कैसे वो रोग क्या होता है आपका, होता है आपका संचरण होता है, इसको मिलान उसको मिलान करना है। देखिए जो हैजा है ना, हैजा कैसे होता है? देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर मलेरिया है, ये आपका होता है मच्छर से। ठीक है। जो हैजा है ये आपका होता है जल से, और जो क्षय रोग है ये तो आपका होता है वायु से। यानी कि आपका एक का पहला, बी का तीसरा, एक का पहला, बी का तीसरा और सी का दूसरा आपका सही है, बी नंबर ये। ठीक है। बोला गया आपका क्वेश्चन है एंथ्रेक्स किस में होता है? देखिए जो आपका एंथ्रेक्स एक रोग है, ठीक है, पूछा गया ये जो रोग है एंथ्रेक्स ये किस में होता है? तो ये आपका होता है मनुष्य में, और आपका होता है किसमें? जानवर में। यानी कि आपका सी आपका डी नंबर सही है, 2 और 3, मनुष्य और जानवर में आपका होता है कौन सा? एंथ्रेक्स रोग। ठीक है। ये बोला गया ना एंथ्रेक्स जो है मनुष्य और जो आपको होता है ना जानवर उनवर उनमें होने वाला है क्या भयानक रोग है एंथ्रेक्स। ठीक है। जो गाय में खुर और मुंह का रोग है। ठीक है। कहाँ पर होता है? गाय के खुर और मुंह में होता है। ठीक है। जो आपका क्या एक रोग है जो होता है आपका वायरस के द्वारा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रेक्स बोलते हैं, एंथ्रेक्स। अगला है निम्नलिखित का क्या करना, हमको मिलान करना है। नींबू कैंकर है, गेहूं की रस्ट रोग है और भिंडी की पीत है। तो पूछा गया इनमें से कौन सा कथन क्या आपका सही हो जाएगा? ठीक है। देखिए तो इसका जब का नींबू का जो आपका कैंकर है ये आपका होता है जीवाणु द्वारा, और गेहूं का रस्ट आपका होता है कवक द्वारा, और जो भिंडी की पित्त रोग है ये आपका होता है किस से? ये आपका हो जाएगा विषाणु द्वारा। यानी कि आपका 1 2 3 उससे सही हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है। 1 2 3 का ए बी सी। तो ये अब किस में है? ये आपका ए बी सी पहला में है। आप कैसे भोजन को संदूषण की पहचान करते हैं? बोला गया जो भोजन है उसका जो संदूषण है उसकी जो पहचान है कैसे करते हैं, ये पूछा गया है। देखिए जो भोजन है उसका जो आपका वो जगह भोजन का स्वाद खराब होने से, दुर्गंध आने से और इसका रंग रूप में परिवर्तन से। देखिए जो भोजन है कैसे पता करते हैं कि जो भोजन है वो खराब हो चुका है, अब उससे क्या उससे आपका दुर्गंध आ रहा है, तो क्या है उसमें जो स्वाद है उसका खराब हो गया है, उससे दुर्गंध आने लगता है, इसका रंग जो है क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। यानी कि 1 2 3 आपका सही है। रसायन आम तौर पर खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या बोला गया है? रसायन जो है आमतौर पर खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग करते हैं। तो कौन सा रसायन है? तो ये आपको हो जाएगा सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट। क्या होता है? सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम जो बेंजोएट है इसका उपयोग हम लोग होता है ना भोजन उसको होता है भोजन उसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर खराब होने से बचाते हैं। उसको उपयोग किसका उसमें किसका उपयोग करते हैं? जब हो जाएगा सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा जो बाइसल्फेट है इसका उपयोग हम लोग करते हैं भोजन को खराब होने से बचाने के लिए। क्वेश्चन है नमक एवं खाद का उपयोग कई खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? यह बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। क्योंकि यह बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, इसीलिए जो नमक है इसका उपयोग हम लोग करते हैं खाद्य जो होता है ना, जब होता है ना भोजन उसको सुरक्षित करने में किसका उपयोग करते हैं? नमक का। क्योंकि ये क्या करता है? ये आपका जो बैक्टीरिया है उसको विकास को रोकता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संदूषित को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है? तो कौन सा है? नमक का परिरक्षण,
चीनी का परिरक्षण और सिरके का परिरक्षण, यानी कि इनमें से सभी, ठीक, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होते हैं? तो कौन हो जाएगा इसमें? आपको हो जाएगा राइजोबियम जो होता है जीवाणु, राइबोजियम जीवाणु होता है, ये किसका है? जो आपका नाइट्रोजन है इसका क्या करता है? आपका स्थिरीकरण करता है। कौन सा? राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये आपका क्या करता है? ये नाइट्रोजन जो है इसका स्थिरीकरण करता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका जो एथी होता है ना, जो होता है ना आपका दुल्हनी पौधा है, उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। उसको जो जड़ होता है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य पूछा है। देखिए असत्य आपका हो जाएगा, नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है जो प्रोटीन, वर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड में विटामिन में उपस्थित है। सही है। दूसरा है, मिट्टी में उपस्थित राइजोबियम जैसे जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, भी सही है। तीसरा है, पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं, यानी कि इनमें से पूछा गया कौन सा असत्य है? तो असत्य कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं असत्य हो जाएगा, डी नंबर सही है। देखिए फिर आपके यहाँ से चैप्टर नंबर जब का 8 है शुरू हो गया है, सॉरी चैप्टर नंबर जो 3 है जिसका नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम। क्या नाम है आपका? कोयला एवं पेट्रोलियम है। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया है, कोयला एवं पेट्रोलियम, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? बोला गया इनमें से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? कौन सा आपका? वायु है। अक्षय किसको बोलते हैं? जो क्या चीज खत्म ना हो, जो खत्म ना हो, जिसका क्षय ना हो, उसको बोलते हैं अक्षय। तो कौन सा आपका? वो आपका हवा है, वायु है, ठीक है। जिसका जो क्या होगा आपका? कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि आपका पहला क्या है? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, फिर यही पूछा है कौन है आपका? सूर्य का प्रकाश है, ये आपका अक्षय है जो कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? बोला गया है, वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखिए बोला गया है ना कि जो क्या है, जो समाप्त होने वाले नहीं है, ठीक है। और जो अब क्या चाहिए आपका? जो प्रकृति है इसमें आपका असीमित मात्रा में उपलब्ध है, आप उपस्थित हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन। पहला क्या है आपका? सही है। दूसरा है, सूर्य का प्रकाश, वायु, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आपका किसका उदाहरण है? ये आपका अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है ये भाई। तो यानी कि इसमें आपका ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना आपका, इसमें जो आपका है, फिर देखिए जो तीसरा है वो बोला गया है, वे संसाधन जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं और उनके उपयोग के लिए उनके उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए जो आपका है ना प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएंगे? वो समय के साथ आपके समाप्त हो जाएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं आपका क्या चीज़? उसको हम लोग बोलते हैं आपका अनवीकरणीय, यानी कि फिर से क्या वो नया नहीं हो सकता, यानी कि आपका तीसरा सही है। और जो पहला है वो भी सही है, लेकिन दूसरा है ये आपका गलत है, यानी कि एक और दो जो है वो आपका एक और तीन जो आपका ये राइट है, ठीक है। बोला गया है, कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को कहा जाता है। बोला गया है कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं आपका क्या? ये सभी कहलाता है आपका जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये सभी जो कि ये आपकी जो जीव है, जीव को आपका जो करोड़ों साल सड़ने गलने की जो प्रक्रिया है उसके बाद आपका कोयला, प्राकृतिक गैस, जो पेट्रोलियम है, ये बनते हैं। इसीलिए इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सभी को हम लोग बोलते हैं आपका जीवाश्म ईंधन, ठीक है। यानी कि पहला क्या आपका सही हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो कौन है आपका? तो आपका हो जाएगा सीएनजी। सीएनजी जो है आपका एक ये क्या है आपका? एक जीवाश्म ईंधन है सीएनजी, ठीक है।
क्वेश्चन है, जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होती है क्या कहलाते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, पहला सही हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही कथन नहीं है। कौन सा कथन क्या आपका सही नहीं है पूछा गया है। पहला कथन है, कोयले का उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता है, ये सही है। दूसरा है, ये वन उच्च दाब और निम्न ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन हो गए हैं। देखिए यहाँ बोला गया उच्च दाब और निम्न ताप, जो गलत है। उच्च दाब और उच्च ताप होगा। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ क्या होगा, धीरे धीरे किस में, आपका कोयले में परिवर्तन हो गए। यानी कि इनमें से पूछा गया है कौन सही नहीं है, तो सही आपका नहीं है, दूसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका उच्च ताप होगा। ठीक है, और फिर यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, सही है। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले का परिवर्तन कार्बनीकरण कहते हैं, ये भी सही है। पूछा गया असत्य कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका बी नंबर सही नहीं, यहाँ पर आपका उच्च ताप होगा। ठीक है, निम्न में से कोयला गैस किसका मिश्रण है? बोला गया है जो आपका कोयला गैस है वो किसका मिश्रण है, ये पूछा गया है। तो ये आपका मिश्रण है किसका? ये आपका हो जाएगा CH4, यानी कि CH4 क्या होता है आपका मीथेन होगा। CH4CO2 का क्या है मिश्रण है? कौन सा? कोयला गैस। कौन सा? जो कोयला गैस है ये आपका CH2, ठीक है, CH2CO और O2 सभी क्या आपका मिश्रण है? कौन? कोयला गैस। ठीक है, CH4 क्या है? ये आपका मीथेन है। CO क्या है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। और H2 क्या है? ये आपका हाइड्रोजन है, यानी कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो कौन सा है? ये आपका हो जाएगा कोक। जो कोक जो है वो जो कार्बन है इसका सबसे शुद्धतम रूप कौन सा था? आपका कोक होता है, कोक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है? क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है? ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया है कोक, कोल तार, कोयला गैस और चारकोल। इसमें आपको हो जाएगा कोल तार। जो कोल तार होता है ना, इसका जो गैस होता है वो आपका अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। कौन सा? आपका कोल तार। ठीक है, बोला गया है दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, आपको औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में उपयोग होता है। किसका? ये आपको हो जाएगा कोल तार का। किसका बहुत उपयोग होता है? ये आपका होता है कोल तार का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का चयन कीजिए। तो कौन आपका हो जाएगा? वो आपको हो जाएगा बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। कहा जाएगा बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। ठीक है, आपका सही हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन? क्या असत्य कथन की चुनना है? बोला गया है विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेशित ड्रिल किया गया था। अगला है 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। ठीक है, अगला है लाखों वर्ष में वायु की उपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक के गैसों में परिवर्तित कर दिया। पूछा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, तो इसमें जो असत्य है आपका ऑप्शन में जो सी है, यानी कि तीसरा जो सत्य है। क्यों असत्य देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपका ना वायु में उपस्थित, ये गलत है। ठीक है, लाखों वर्ष में वायु नहीं बोले, कहाँ पर? ये आपका जमीन के भीतर। कहाँ पर? जमीन के भीतर। ठीक है, जमीन के भीतर उपस्थित है। ठीक है, जो आपके क्या थे आपका अवशेष थे उनको उच्च ताप और उच्च दाब ने किसमें? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया है। देखिए यहाँ पर आपका वायु नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ये आपका हो जाएगा जमीन के भीतर। ठीक है, यानी कि आपका ये आपका गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो कौन है आपका? ये आपका जो पेट्रोलियम है इसको हम बोलते हैं आपका काला सोना। किसको? पेट्रोलियम को। ठीक है,
इसको आपको करना है मिलान। बोला गया है कौन सा इसमें सही है। देखिए जो आपका ब्यूटेन, पैराफिन, मोम, पेट्रोल और आपका एलपीजी है। देखिए जो आपका एलपीजी है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम लोग करते हैं जो घर होता है वहाँ पर जो गैस होता है उस गैस में आपका एलपीजी होता है जिससे खाना पकता है। यानी कि डी का आपका हो जाएगा 3 नंबर, डी का 3 यहीं पर है, ये आपका सही हो जाएगा। एक दूसरा ब्यूटीमन कहाँ पर है? आपका पेंट एवं सड़कें जो है तो उसके निर्माण में, ठीक है। और पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ करते हैं? ये हो जाएगा मरहम, आपका मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, ठीक है। और आपका पेट्रोल का उपयोग कहाँ करते हैं? ये आप करते हैं मोटर के आपका ईंधन में और शुष्क शुष्क धुलाई के विलयक में। तो कौन सही है इसमें? आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका सही है, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। पूछा है सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन कैसे होता है? तो कैसे है? इससे इससे जो है आपका जो पर्यावरण है वो कम क्या होता है? आपका प्रदूषित होता है, सही है। यह कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, भी सही है। तीसरा है प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार में है, कहाँ पर है? ये आपका त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। किसका है? ये सभी आपका प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। कहाँ पर? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है? कौन है आपका? ये आपका पीसीआरए है। क्या है? पीसीआरए है। पीसीआरए क्या है? भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है। क्या है आपका? भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसको बोलते हैं पीसीआरए, बोलते हैं पीसीआरए, ठीक है। अगला है जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक दोहन का दुष्परिणाम हो सकता है। जब हो जाएगा वायु प्रदूषण, वैश्विक उष्णता और जीवाश्म ईंधन की समाप्ति, यानी कि आपका इनमें से सभी। देखिए फिर आपका यहाँ से जो है एक नया चैप्टर का शुरू हो रहा है। इसका नाम आपका दहन और ज्वाला। क्या नाम आपका? दहन और ज्वाला, ठीक है। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है दहन और ज्वाला का, बोला गया है निम्नलिखित में से सही है। पहला आपका है मोमबत्ती ज्वाला के साथ नहीं जलती है, ठीक है। अगला है कोयला ज्वाला के साथ जलता है। देखिए तो पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। देखिए इसमें जो आपका है दोनों क्या है? गलत है। जो आपका मोमबत्ती है वो आपका ज्वाला के साथ जलती है और जो कोयला है वो ज्वाला के साथ नहीं जलती है। यानी कि इनमें से कोई भी क्या आपका सही नहीं है, ठीक है। उल्टा उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन है कास्ट कोयला वायु में जलकर क्या देता है? बोला गया जो कास्ट कोयला है आपका वायु में जलकर क्या देगा? तो ये आपका देगा क्या? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और आपका प्रकाश देगा और ऊष्मा देगा। जबकि आपका ये H2 होता है, इसको बोलते हैं आपका हाइड्रोजन गैस, ये नहीं देगा। यानी कि आपका 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या बोला गया है? इसमें असत्य कथन कौन है उसको चुनना है। मैग्नीशियम और कास्ट कोयला जो है आपका अदाह पदार्थ है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो दाह पदार्थ है। देखिए अदाह पदार्थ उसको बोलते हैं जो क्या आपका जलता नहीं हो, और दाह पदार्थ उसको बोलते हैं जो क्या आपका जलता हो, ठीक है। पूछा असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें पहला ही असत्य हो गया, क्योंकि जो कास्ट कोयला है भी आपका क्या आपके दाह पदार्थ है। यानी कि सब क्या आपका दाह पदार्थ है, ठीक है। अब जहाँ पर दिया गया आपका मैग्नीशियम और कास्ट कोयला क्या आपका ये दाह पदार्थ अदाह पदार्थ है, जबकि ये भी क्वेश्चन क्या गलत हो गया। और ईंधन ठोस द्रव गैस हो सकता है, सही है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है, सही है। और जिस पदार्थ का दहन होता है उसको दाह कहलाते हैं। पूछा असत्य कौन सा है? तो असत्य पहला ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा इसमें? आपको हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। आपका जो डी नंबर दिया गया ऑक्सीजन जो है ये आपका जलने के लिए आवश्यक है। कि कौन सा गैस? आपका ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, यह भी एक प्रकार का दहन है। देखिए दहन क्या होता है?
जो भी उसमें देखिए सूर्य जो है आपको ऊष्मा और प्रकाश जो है स्वयं उत्पन्न करता है, इसको दहन नहीं कहते हैं, ये दहन नहीं होता, ठीक है। सूर्य में ऊष्मा प्रकाश नाभिकीय नाभिकीय विक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि दूसरा सही है, लेकिन पहला क्या आपका गलत है। देखिए जो सूर्य है ना, इसमें आपको ऊष्मा और जो प्रकाश है आपका, ये आपका दहन द्वारा नहीं बल्कि किससे आपका ये जो आपको नाभिकीय आपका जो अभिक्रिया है उसके द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको दहन नहीं कहते हैं। आपने सुना होगा कि जब हम किसी व्यक्ति के वस्त्र जब किसी वस्तु के वस्त्र में आग पकड़ लेता है तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं? उससे क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति उसको नहीं हो पाएगी। किसी व्यक्ति को अगर हम ढक देंगे, जो आपका ऑक्सीजन है उससे उसका क्या कंटेक्ट जो है कट जाएगा, जो आपका आग है वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? प्रज्वलन ताप वह ताप होता है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ जलना शुरू होता है। अगला है, किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक से नीचे होना आवश्यक है। पूछा है कौन सा कथन सही है? इसमें आपका सिर्फ पहला सही है, ठीक है, यानी कथन कथन पहला जो है सही हो जाएगा, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। बोला गया है, देखिए हमने पाया है कि दाह पदार्थ है तब तक आपका आग नहीं पकड़ सकता है जब तक कि उसका जो है जब तक उस जो पदार्थ है उसका जो ताप है उसके ज्वलन ताप से कम रहता है, ठीक है, यानी कि आपका जो दूसरा है गलत हो जाएगा। अगला है, किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान होता है तो क्या होता है आपका, वो जो होगा उस पदार्थ के दहन के लिए जो आपका आवश्यक जो न्यूनतम तापमान उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रज्वलन तापमान, ठीक है। नेक्स्ट है, आजकल माचिस की तिल्ली के सिर में आमतौर पर होता है। देखिए जो माचिस का तिल्ली होता है ना, उसका जो सिरा होता है जो लाल लाल रंग का रहता है, उसको क्या होता है पूछा गया है, तो आपका होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और आपका पोटेशियम क्लोराइड होता है। क्या होता है आपका 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 या तो रहेगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड या फिर रहेगा आपका पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि एक और दो दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कागज के बने कप में कागज के बिना जले पानी उबाला जा सकता है? तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा कौन सी विधि पूछा है, कौन सी विधि है, तो ये आपका हो जाएगा विधि हो जाएगा सी नंबर, क्या इसको हम लोग बोलते हैं आपका चालन विधि, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वलनशील पदार्थ है बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें क्या होता है, तो उनमें जो आपका होता है वो आपका ज्वलन तापमान कम होता है। क्या होता है उसमें, जो आपका उसका तापमान है ज्वलन का वो कम होता है। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का क्या एक एग्जाम्पल नहीं है या फिर उसका उदाहरण नहीं है? कौन है? कांच। कांच जो है ये आपका ज्वलनशील पदार्थ का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि कांच आपका जलता नहीं है, ठीक, इसीलिए। देखिए क्वेश्चन है कि पढ़ते हैं, क्वेश्चन है, बोला गया है, आग पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आपका आवश्यक आवश्यकताएं हैं? देखिए जो आग पैदा करना है उसके लिए हमको चाहिए आपका ईंधन चाहिए, ठीक है, वायु चाहिए और साथ में आपको ऊष्मा चाहिए, यानी कि आपका 1 2 3 सही है, ठीक है। क्वेश्चन है कि आपका आग जो है कि जो आपका ये क्या बोलते हैं आग है, ये किस प्रक्रिया के द्वारा बुझ सकते हैं, बुझ लिखा हुआ है, बुझ सकता है, तो कैसे बुझता है, या तो जो आपका वायु का जो प्रवाह है इसको काट देंगे या फिर जो ईंधन का ताप है उसको कम कर देंगे, यानी कि आपका बी और सी दोनों हो जाएगा, दोनों होते हैं, ठीक है। इधर पीडीएफ साफ नहीं आया, ठीक है, हो सब लोग मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन है, इसमें आपका एक आपका अभिकथन है, बोला गया है विद्युत उपकरण के लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाली आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग किया जा सकता है। ये गलत है, जब भी आपका शॉर्ट सर्किट होता है ना वहाँ पर आपका जल का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि पहला क्या गलत होगा। दूसरा है, जल जलती हुई सामग्री के प्रज्वलन तापमान को कम करता है। पूछा है कौन सा सही है, पहला तो आपका गलत हो गया और ये आपका सही हो गया, यानी कि आपका
आपका ये जो है गलत है और जब का आर है वो सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि विद्युत आग को बुझाने का सबसे उपयुक्त तरीका का उपयोग करना है, क्या है? तो ये आपको हो जाएगा CO2 आपका अग्निशामक। क्या होगा आपका CO2 अग्निशामक जो है, इससे जो आपका आग है उसको बुझाने का सबसे बेहतरीन तरीका है CO2 का आपका अग्निशामक। ठीक है। क्वेश्चन है विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जब आपका जो आग है वो आपका जो करंट है उससे लगता है, तो जो उसको बुझाने के लिए जल का जो उपयोग है क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उससे क्या होगा आपका इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। क्या होगा आपका इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। पहला आपका सही हो जाएगा इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हम पेट्रोल की आग को जल से नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि देखिए पेट्रोल का जो आग है उसको हम लोग जल से नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि जल भारी होने के कारण नीचे खिसक जाता है और पेट्रोल जो है आपका जल पर क्या होगा तैरना शुरू कर देगा। इसीलिए हम लोग जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं किसी पेट्रोल या डीजल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए, क्योंकि जो आपका तेल है वो जल पर क्या होगा आपका तैरना लगेगा, इसीलिए वो बुझ नहीं पाएगा। सी नंबर क्या आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है, सही है। दूसरा है सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, ये भी सही है। और यह ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाता है, यानी कि आपका तीनों के आपका सत्य है। क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है, बोला गया है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे प्राप्त होता है? तो क्या होगा ये आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट से और पोटासियम बाइकार्बोनेट से, यानी कि ए और बी दोनों के आपका राइट है। निम्नलिखित में स्वतः दहन कौन नहीं है? जो खुद से जलने वाला इनमें से कौन नहीं है? कौन आपका हो जाएगा? जो गैस का स्टोव है वो खुद से नहीं जलता है, बल्कि उसको क्या हम लोग जलाते हैं, यानी कि ये आपका स्वतः दहन नहीं है, डी नंबर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बोला गया है किसी किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? कैसा होगा? ये आपको हो जाएगा नीला होगा। जो आपका मोमबत्ती है उसकी जो ज्वाला का पूर्ण दहन का जो बाह्य क्षेत्र है उसका रंग कैसा होता है? ये आपका नीला होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ऐसे बोला गया है मोमबत्ती की ज्वाला में पूर्ण दहन किस क्षेत्र में होता है? बोला गया है मोमबत्ती का ज्वाला में पूर्ण दहन किस क्षेत्र में होता है? कहाँ होता है? ये आपका हो जाता है बाह्य क्षेत्र में। कहाँ पर आपका होगा? ये आपका होगा बाह्य क्षेत्र में। ठीक है। बोला है अच्छा ईंधन वह है, कौन सा अच्छा ईंधन है? वह है जो क्या है, जो आपका सहज उपलब्ध हो, यानी जो कि आसानी से उपलब्ध हो, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है, भी सही है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है। यह जलने के उपरांत कोई भी आपका वांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, यानी कि आपका 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें बोला गया है ईंधन का ऊष्मीय मान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? आपको हो जाएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलो जूल प्रति किलोग्राम, डी नंबर से हो जाएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसको आपको करना मिलान। बोला गया है कि जो मीथेन है उसका पास आपका मीथेन के पास जो है आपका वो 55,000 कितना 55,000 किलो क्या है आपका कैलोरी है। ठीक है। जो पेट्रोल है इसके पास में देखिए जो मीथेन है ना इसके पास आपका मीथेन के पास आपका कितना है? ये आपका हो जाएगा 50,000 है। ठीक है। और जो पेट्रोल है इसके पास आपका हो जाएगा 45,000। ठीक है। और जो आपका CNG है इसके पास आपको हो जाएगा 50,000 और जो LPG है ये आपको हो जाएगा 55,000। ठीक है। यानी कि आपका ये डी नंबर सही हो जाएगा 1 3 3 1 4 2। ठीक है। ये इसका जो है उष्मा है जो आपका किलो जूल पर केजी में होता है। ठीक है। जैसे गोबर को उपला है इसमें आपका
6,000 से लेकर आपका 8,000 तक है। लकड़ी में आपका होता है 17 से 22,000 तक। कोयला में आपको होता है 25 से 33,000 तक। पेट्रोल आपको हो जाएगा 45,000। ऐसे ही आप इसको देख लीजिएगा। मीथेन में आपको हो जाएगा 50,000। CNG आपको हो जाएगा आपका 50,000। LPG आपको हो जाएगा 55,000। ठीक है। और जब हाइड्रोजन गैस है इसका हो जाएगा 1,50,000। ठीक है। अगला है कोयले के दहन से निम्न में से कौन सी समस्या संबंधित है? किससे? आपका कोयले के जलने से। कौन सी? आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका क्या होगा? आपका निकलेगा, वो सही है। जब का जो आपका अम्लीय वर्षा है इससे बढ़ेगा। और विषक धातु सूखता वाली राख, यानी कि आपका 1 2 3 सब सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कथन बोला गया है आपका कि लकड़ी, कोयले और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। सही है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह है अत्यंत दमघोटू और संरक्षक गैस है, भी सही है। तीसरा है इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि इनमें से सभी क्या आपका सही है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है आपका पौधा एवं जंतुओं में संरक्षण। क्या नाम है आपका? पौधा एवं जंतुओं में संरक्षण। ठीक है। क्वेश्चन है वनो उन्मूलन का परिणाम क्या है? तो क्या है? तो आपका हो जाएगा मंडलीय उष्मीकरण, मरुस्थलीकरण और वर्षा की कमी। अगर वन का जो कटाव है उससे क्या क्या होगा परिणाम? ज़्यादा वन को काटेंगे तो क्या होगा? आपका वर्षा की आपका कमी होगी, मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा, और जो भूमि है उसमें आपका क्या होगा? हीट जो है बढ़ जाएगा, यानी कि आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वनो उन्मूलन के परिणाम है? जो वन जो काटने का परिणाम क्या है पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल में तापमान में वृद्धि हो जाएगा, वायुमंडल में CO2 का स्तर में वृद्धि हो जाएगा, भूजल स्तर में वृद्धि हो जाएगा, और बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि हो जाएगा। कौन सा ही है? तो आपका हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा। 1 2 4 ये जो है नहीं होगा। अगर वन काटेंगे तो भूमि का जो पानी है उसमें वृद्धि नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? उसमें आपका कमी होगा। ठीक है। यानी कि आपका सही कौन होगा? 1 2 4 होगा, सही हो जाएगा। ये 3 नंबर नहीं होगा। ठीक है। बोला है कि एक जगह जहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं आपका वन्य जीव अभयारण्य। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं आपका वन्य जीव अभयारण्य। जहाँ पर क्या जानवर जो है वो अब उनके प्राकृतिक आवास में रहते हैं, उसको बोलते हैं आपका वन्य जीव आपका अभयारण्य। ठीक है। क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक पर्यावास में सुरक्षित रहते हैं क्या कहलाता है? तब का वो आपका कहलाएगा वन्य जीव अभयारण्य भी कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान भी कहलाएगा, और जीव मंडल रिजर्व भी कहलाएगा। यानी कि आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन है कि वन्य जीवन पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। क्या हो जाएगा आपका? अब कहलाता है आपका जीव मंडल रिजर्व। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा जीव मंडल रिजर्व हो जाएगा, यानी कि आपका सी नंबर से हो जाएगा, जीव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट है कि किसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की भिन्न प्रजातियां हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा जैव विविधता। क्या हो जाएगा? जैव विविधता हो जाएगा। आपका पहला क्या हो जाएगा? जैव विविधता। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र के जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है? तो कौन है आपका? उसको लोग बोलते हैं आपका जैव मंडल रिजर्व। क्या है आपका? जीव मंडल रिजर्व हो जाएगा, सी नंबर से हो जाएगा, जीव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही आपका हो जाएगा यह वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्रों की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पूछा है इनमें से कौन सही नहीं है, ठीक है, कौन सही नहीं है वो पूछा है। देखिए बोला गया है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्रजाति प्राणी जात कहलाते हैं, सही है। बोला गया है पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है जैव मंडल प्राणी अथवा जंतु को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध और दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है, ये भी सही है। पूछा गया है कि स्पीसीज स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। पूछा कौन सही नहीं है, तीन में से तो सब सही लग रहा है। 3 नंबर दिया है। एक क्वेश्चन जो 3 नंबर में सब सही है, ठीक है। अगला है भारत का पहला जो आपका आरक्षित वन है वो कौन है आपका, वो आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका, ये आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बोला गया है वह वनस्पति जात प्राणी जात दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं उपयुक्त में से ज़्यादा सटीक है। तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 20 नंबर। बोला गया है प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या था, तो क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था देशों में बाघों की उत्तरजीविता, ठीक है, देशों में बाघों का संवर्धन और देशों में बाघों के शिकार में अधिकाधिक वृद्धि। गलत बात है ये तो, यानी कि 1 और 2 आपका सही था, 1 और 2। बोला है कि निम्नलिखित में से किसमें मानवीय गतिविधियों जैसे चराना अवैध शिकार जानवरों को पकड़ना या मारना जलवान पौधे की लकड़ी या औषधि पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है, तो किसमें नहीं है, तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान में। क्या है यहाँ पर आप नहीं तो लकड़ी को बीन सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर पौधे को काट सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर किसी को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी जीव जंतु क्या चाहिए घूमने चरने के लिए नहीं है, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है। और किसी को भी यहाँ पे मारने और पकड़ नहीं सकते किसी भी क्या चाहिए जानवर को, कहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। क्वेश्चन है प्रतंत्र के निर्माण में भाग लेते हैं। बोला गया आपका जो प्रतंत्र है इसके जो निर्माण इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो इसमें आपको हो जाएगा अजैव घटक पौधे सभी प्राणी और सूक्ष्मजीव, यानी कि 1 2 3 4 मिलके क्या बनाते हैं आपका, ये आपका एक बनाते हैं आपका परितंत्र, ठीक है। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं आपका संकटपन जातीय, क्या बोलते हैं आपका, उसको लोग बोलते हैं संकटपन जातीय, ठीक है। अगला है 1 टन कागज बनाने के लिए पूर्णतः विकसित पेड़ लगते हैं। अगर आपको बनाना है कागज कितना है 1 टन, तो उसमें आपको कम से कम कितना 17 पेड़ लगते हैं, ठीक है।